हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने पढ़ा था आय व रोजगार का प्रतिष्ठित सिद्धांत। तो कल हमने प्रतिष्ठित सिद्धांत में क्या कहा गया था कि अर्थव्यवस्था में सामान्यतः पूर्ण रोजगार की स्थिति विद्यमान रहती है। कहने का मतलब उन्होंने ये कहा था कि हो सकता है अल्पकाल में थोड़ी बहुत ऐच्छिक बेरोजगारी हो, लेकिन दीर्घ काल में स्वतंत्र अर्थव्यवस्था में आर्थिक शक्तियों में स्वयं इस प्रकार का परिवर्तन होता है कि पूर्ण रोजगार की स्थिति स्थापित हो जाती है। तो आय तथा रोजगार का जो प्रतिष्ठित सिद्धांत है, कल हमने उसकी मान्यताएं भी पढ़ी। आज हम पढ़ेंगे कि इस सिद्धांत के प्रमुख समीकरण कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले है, पहला समीकरण है Q इज ए फंक्शन ऑफ N K L T। Q क्या है? क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। F फंक्शन फलन। N है नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। N क्या है? नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। K है कैपिटल। L है नेचुरल रिसोर्स लैंड और T है टेक्निक। तो क्लासिकल अर्थशास्त्रियों ने ये माना कि जो रोजगार का स्तर है उस पर उत्पादन की मात्रा निर्भर करती है। कहने का मतलब क्या है? उत्पादन रोजगार का फलन है, रोजगार का फलन है। इन्होंने ये माना कि एक समय में कैपिटल, भूमि, लैंड और टेक्निक वो क्या रहते हैं? स्थिर रहते हैं, और जो उत्पादन की मात्रा है वो रोजगार के स्तर पर निर्भर करती है। कहने का मतलब Q इज ए फंक्शन ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो पहला समीकरण ये था। अब दूसरा समीकरण क्या है कि श्रम बाजार में श्रम की जो मांग और पूर्ति है वो किस पर निर्भर करती है? श्रम बाजार। पहला है श्रम की मांग। वो इसको लिखेंगे DL, डिमांड ऑफ लेबर इज ए फंक्शन ऑफ W/P। और जो श्रम की मांग है वो वास्तविक मजदूरी पर निर्भर करती है, और श्रम की मांग और वास्तविक मजदूरी में विपरीत संबंध है, विपरीत संबंध। इसका मतलब क्या है? ये W है वेजेस, P है प्राइस। जब वेजेस को प्राइस से हम भाग दे देते हैं तो वो रियल वेजेस आ जाती है, वास्तविक मजदूरी आ जाती है। तो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने ये माना कि श्रम की मांग वास्तविक मजदूरी पर निर्भर करती है और इन दोनों में विपरीत संबंध पाया जाता है। कहने का मतलब अगर वास्तविक मजदूरी में वृद्धि होती है तो श्रम की कम मांग की जाएगी, वास्तविक मजदूरी कम होती है तो श्रम की अधिक मांग की जाएगी। कहने का मतलब क्या है कि जो वास्तविक मजदूरी है वो श्रम की सीमांत भौतिक उत्पादकता MPPL पर निर्भर करती है। तो हमने सीमांत भौतिक उत्पादकता का नियम पिछले साल पढ़ा था। ये क्या है? जैसे जैसे श्रमिकों की मात्रा संख्या बढ़ती जाती है उनकी सीमांत भौतिक उत्पादकता कम होती जाती है, और कोई भी उत्पादक जो श्रमिक को मजदूरी देता है वो उसकी सीमांत भौतिक उत्पादकता के बराबर देता है। तो कहने का मतलब जैसे जैसे श्रम की मांग बढ़ेगी सीमांत भौतिक उत्पादकता कम होती जाएगी, और सीमांत भौतिक उत्पादकता के बराबर ही क्या होती है? वास्तविक मजदूरी होती है। तो जब कहने का मतलब जब वास्तविक मजदूरी ज्यादा होगी तो श्रमिकों की मांग कम होगी, क्योंकि उनकी सीमांत भौतिक उत्पादकता अधिक है तो उनकी मांग, वास्तविक मजदूरी अधिक होगी तो श्रमिकों की मांग कम होगी, और वास्तविक मजदूरी कम है, श्रमिकों की मांग अधिक, वास्तविक मजदूरी अधिक है तो श्रमिकों की मांग जो है कम होगी। तो इनमें उल्ट संबंध पाया जाता है। फिर है श्रम की पूर्ति। SL is a function of
W/P। तो इसका क्या है, सीधा संबंध। अगर श्रमिकों की वास्तविक मजदूरी में वृद्धि होती है तो अधिक श्रमिक काम करने के लिए तैयार होते हैं। कहने का मतलब श्रमिकों की जो पूर्ति है बढ़ जाती है। अगर वास्तविक मजदूरी कम हो जाती है तो कम श्रमिक काम पे आना चाहेंगे, तो श्रमिकों की पूर्ति भी कम हो जाएगी। कहने का मतलब प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के अनुसार श्रम की मांग और श्रम की पूर्ति वास्तविक मजदूरी पर निर्भर करते हैं, न कि मौद्रिक मजदूरी पर। और श्रम की मांग और वास्तविक मजदूरी में विपरीत संबंध है, और श्रम की पूर्ति और वास्तविक मजदूरी में सीधा संबंध है। जैसे इसको हम एक रेखा चित्र द्वारा भी दर्शा सकते हैं। ये रहा, यहां पर श्रम की मांग व पूर्ति, मांग व पूर्ति, और दूसरी तरफ वास्तविक मजदूरी, रियल वेजेस। ये श्रम का मांग वक्र होता है और ये पूर्ति वक्र। यहाँ दोनों पर कट करते हैं, वहां पर वास्तविक मजदूरी निर्धारित होती है, W/P, नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तीसरा समीकरण है मुद्रा बाजार। मौद्रिक क्षेत्र में संतुलन। मौद्रिक क्षेत्र, तो इसने ये बताया कि मुद्रा की मात्रा, जो मुद्रा है वो क्या है, विनिमय का माध्यम है। मुद्रा की मात्रा उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ना ही रोजगार पर कोई प्रभाव पड़ता है। मुद्रा की जो मात्रा है वो कीमत स्तर को प्रभावित करती है। तो उन्होंने बताया कि मुद्रा की मात्रा व कीमत स्तर, प्राइसेस, कीमत स्तर में प्रत्यक्ष व अनुपातिक संबंध, पाया जाता है। तो जिस अनुपात में मुद्रा बढ़ेगी उसी अनुपात में कीमत स्तर बढ़ेगा, जिस अनुपात में मुद्रा की मात्रा कम होगी उसी अनुपात में कीमत स्तर में कमी होगी। तो इन्होंने मुद्रा की मात्रा को कैसे लिखा है, PT इज ए फंक्शन इज इक्वल टू MV प्लस M-V। यहां पर P क्या है, कीमत स्तर, प्राइस। T है ट्रांजैक्शन, देन लेन के सौदे, देन लेन के सौदे, ट्रांजैक्शंस। M है वैधानिक मुद्रा, V है वैधानिक मुद्रा का चलन वेग, वॉलेसिटी। फिर M' है साख मुद्रा, V' है साख मुद्रा का चलन वेग। चलन वेग। अब क्या है, M P प्राइस, T ट्रांजैक्शन। M इसमें क्या है, अगर P प्राइस किसके बराबर होगी, MV प्लस M-V' बटे T। तो ये M वैधानिक मुद्रा। तो देश में रिजर्व बैंक और सरकार के द्वारा जो मुद्रा छापी जाती है उसको बोलते हैं वैधानिक मुद्रा। V है वॉलेसिटी, मुद्रा का चलन वेग। चलन वेग क्या होता है, सपोज क्या है, एक 10 रुपए का नोट है, एक A व्यक्ति ने B व्यक्ति से वस्तु खरीदी, तो वो 10 रुपए का नोट A से B के पास चला गया। B ने C से वस्तु खरीदी तो वो 10 रुपए का नोट B से C के पास, C ने D से खरीदी, D ने E से। मान लो 10 रुपए का एक नोट है
वो 10 बार उसके द्वारा देन लेन होता है, तो वो कितना हो गया, उसने 100 रुपए के बराबर जो है काम किया। तो 10 रुपए मुद्रा थी, 10 रुपए उसका चलन वेग था, यदि वो 10 बार एक दूसरे हाथ में गई तो उसने 100 रुपए के बराबर जो है वो लेन देन किया। फिर है एम डैश, एम डैश होती है साख मुद्रा। साख क्या होती है, विश्वास। विश्वास के आधार पर भविष्य में भुगतान का विश्वास दिलाकर वर्तमान में वस्तु प्राप्त कर लेना। अब वो साख मुद्रा होती है, और साख मुद्रा का चलन वेग वही होता है, यानी उसकी वोलेसिटी क्या है। अब मैं आपको साख मुद्रा के एग्जांपल देती हूँ। जैसे मान लो अर्थव्यवस्था में 10,000 रुपए है, ठीक है, और इसका सूत्र होता है A/R। ए होता है इनिशियल अमाउंट, आर होता है रिजर्व। मान लो एक बैंक का जो रिजर्व रेट है वो है 10%, तो क्या हो गया, 10,000 इंटू 100/10, तो ये कितना आ गया, 1 लाख। तो 1 लाख में से अगर हम प्रारंभिक मुद्रा घटा देंगे वैधानिक मुद्रा, तो 90,000 रुपए क्या आ गया, साख मुद्रा। तो कहने का मतलब 10,000 रुपए जो वैधानिक मुद्रा थी उसने अर्थव्यवस्था में 1 लाख रुपए के बराबर काम किया, और उसमें से जो 90,000 रुपए है वो साख मुद्रा है। जैसे मान लो एक व्यक्ति ने बैंक में जो है वो 10,000 रुपए जमा करवाए, तो बैंक उसका एक होता है रिजर्व कोष, 10% अपने पास रख के बाकी मुद्रा दूसरे व्यक्ति को उधार दे देता है। जो दूसरे व्यक्ति को वो उधार देता है वो उसके अकाउंट में जमा होती है। फिर तीसरे व्यक्ति को वो 9,000 का 10% रखकर, यानी 900 रुपया कोष में रखकर 8100 रुपया तीसरे व्यक्ति को उधार देता है। इस प्रकार 10,000 रुपए में से 10% बैंक अपने प्रत्येक स्तर पर अपने पास रखता है और अगली मुद्रा को वो उधार देता जाता है। तो इसका सूत्र क्या है कि A/R। ए इनिशियल अमाउंट कितना था अपना, 10,000। उसका रिजर्व रेट क्या है, जो कोष रिजर्व अनुपात क्या है, 10%। तो 10,000 इंटू 100/10, तो ये 1 लाख आ गया। कहने का मतलब जो वैधानिक मुद्रा थी 10,000 रुपए थी, लेकिन बैंकों के द्वारा जब साख का निर्माण किया गया तो 10,000 ने 1 लाख रुपए के बराबर जो है अर्थव्यवस्था में लेन देन का कार्य किया। तो ये जो 90,000 रुपए है वो क्या है, साख मुद्रा है। तो जो मुद्रा की कुल पूर्ति होती है वो MV वैधानिक मुद्रा और उसका चलन वेग, और M-V- साख मुद्रा व उसका चलन वेग। आशा है कि आपको साख मुद्रा समझ आ गई होगी। तो इस प्रकार उन्होंने ये बताया कि मुद्रा की मात्रा और कीमत स्तर में प्रत्यक्ष और अनुपातिक संबंध है। उसको हम एक रेखा चित्र के द्वारा बनाते हैं। OX अक्ष पर हम लेते हैं मुद्रा की मात्रा, और इधर हम लेते हैं कीमत स्तर। तो ये यहाँ पे हम 45 डिग्री रेखा पे एक रेखा खींचेंगे, तो इसका मतलब मान लो प्रारंभिक है MP। अगर मुद्रा की मात्रा कम हो जाती है M1 तो कीमत स्तर में भी कमी आ जाएगी, मुद्रा की मात्रा बढ़ जाती है तो कीमत स्तर भी बढ़ जाएगा। और इसका अनुपात देखो, जिस अनुपात में मुद्रा की मात्रा बढ़ रही है उसी अनुपात में जो है कीमत स्तर बढ़ रहा है। तो कहने का मतलब मुद्रा की मात्रा और कीमत स्तर में प्रत्यक्ष व अनुपातिक संबंध पाया जाता है। अब हम करते हैं बचत व निवेश में समानता। तो मैंने मान्यता में भी बताया था, प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने ये माना कि बचत और निवेश में जो समानता है वो ब्याज दर के द्वारा निर्धारित होती है। बचत व निवेश में
समानता, यानी इन्होंने क्या माना, आई इज ए फंक्शन ऑफ आर, ये ऋणात्मक फलन है, विपरीत संबंध, इनमें विपरीत संबंध। कहने का मतलब अगर ब्याज की दर कम होती है तो लोग इन्वेस्टमेंट ज्यादा करते हैं, ब्याज की दर ज्यादा है तो इन्वेस्टमेंट कम किया जाता है। एस इज ए फंक्शन ऑफ आर, इनमें क्या है, सीधा संबंध। कहने का मतलब अगर ब्याज की दर ज्यादा है तो लोग ज्यादा बचत करेंगे, अगर ब्याज की दर कम है तो लोग कम बचत करेंगे। तो कहने का मतलब प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने ये माना कि बचत और निवेश में जो समानता होती है वो ब्याज की दर द्वारा निर्धारित होती है। इन्वेस्टमेंट भी ब्याज की दर का फलन है और सेविंग भी। इन्वेस्टमेंट और रेट ऑफ इंटरेस्ट में विपरीत संबंध है, जैसे कि इस रेखा चित्र से स्पष्ट है। यहाँ पे हमने ली ब्याज दर, रेट ऑफ इंटरेस्ट स्मॉल आर से लिखा जाता है, यहाँ बचत व निवेश, बचत व निवेश। तो क्योंकि इन्वेस्टमेंट और रेट ऑफ इंटरेस्ट में विपरीत संबंध है तो आई वक्र इस तरह से होगा, ये है निवेश वक्र। और बचत और ब्याज दर में सीधा संबंध है तो ये एस वक्र, यहाँ पर ये दोनों बराबर होंगे, वहां पर ब्याज की दर ये होगी एम। सपोज मान लो ब्याज की दर बढ़ जाती है, R1 होगी, तो ये क्या होगा, I लेस देन सेविंग। इन्वेस्टमेंट इतना है, सेविंग ज्यादा है, क्योंकि हमें पता है कि जब ब्याज की दर बढ़ जाती है तो क्या होगा, लोग क्या है बचत ज्यादा करेंगे और इन्वेस्टमेंट कम करेंगे। लेकिन फिर ब्याज की दर को कम करके इन दोनों में संतुलन स्थापित किया जाएगा। किसी समय जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट नीचे आ जाता है तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, सेविंग कम होगी। तो जब लोग इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा ज़्यादा उधार लेंगे तो नेचुरली यह ब्याज दर धीरे धीरे बढ़नी शुरू हो जाएगी और बचत और निवेश में ब्याज की दर में परिवर्तन करके जो संतुलन स्थापित किया जाता है। तो ये हमने आज किए आय व रोजगार के प्रतिष्ठित सिद्धांत के प्रमुख समीकरण। रिपीट कर रही हूँ, इन्होंने क्या कहा, पहला समीकरण क्या है, Q इज ए फंक्शन ऑफ N K L T, N नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, K कैपिटल, लैंड और टेक्निक। कैपिटल, लैंड और टेक्निक स्थिर रहते हैं और जो उत्पादन है वो रोजगार के स्तर पर निर्भर करता है। दूसरा DL इज ए फंक्शन ऑफ W/P, यानी वास्तविक मजदूरी, रियल वेजेस। इनमें किस तरह का संबंध है, विपरीत संबंध। फिर है SL सप्लाई ऑफ लेबर इज ए फंक्शन ऑफ W/P, इसमें किस तरह का संबंध है, सीधा संबंध। पर फिर हमने किया था मौद्रिक क्षेत्र, PT इज इक्वल टू M-V प्लस M-V डैश, यानी P बराबर क्या था, MV प्लस M-V डैश बटे T। कीमत स्तर व मुद्रा की मात्रा में प्रत्यक्ष व अनुपातिक संबंध है। फिर इन्होंने कहा था I इज ए फंक्शन ऑफ R, रेट ऑफ इंटरेस्ट, किस तरह का संबंध था, विपरीत संबंध। फिर क्या किया, S इज ए फंक्शन ऑफ R, जो बचत है वो ब्याज दर पर निर्भर करती है, किस तरह का संबंध है, सीधा संबंध। तो इन समीकरणों को ध्यान में रखकर हम कल करेंगे रेखा चित्रों की सहायता से आय व रोजगार के प्रतिष्ठित सिद्धांत की व्याख्या। थैंक्स स्टूडेंट।